नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे समुद्र और आत्मनिर्भर भारत नाम के टॉपिक पर। अगर इसको आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा बहुत आईआर से रिलेट करके हम देख सकते हैं जीएस पेपर 2 में। इसके अलावा जीएस पेपर 3 है, उसमें हम ट्रेड वगैरह पढ़ते हैं, यानी कि व्यापार वगैरह, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिलेट करके देख सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स में एक बहुत ही उम्दा टॉपिक हो सकता है और इसमें परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खास करके आईएएस की परीक्षा में। अगर हम देखें कि समुद्र और आत्मनिर्भर भारत के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, यानी कि चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो भारत 2021 में जो 2 से 4 मार्च के बीच में वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से मैरीटाइम शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। मैरीटाइम शिखर सम्मेलन यानी कि मैरीटाइम इंडिया समिट आयोजित कर रहा है। इसमें 24 देश शामिल होंगे और 20,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और विश्व को समुद्री क्षेत्र में अवसरों, संभावनाओं से अवगत कराना। मैरीटाइम मतलब होता है कि समुद्र क्षेत्र जो भारत का है उसको बोलते हैं मैरीटाइम, यानी समुद्री हिस्सा। तो भारत का एक बहुत बड़ा समुद्री हिस्सा लगता है। जैसे इस तरीके से अगर दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय हिस्सा बोलें तो यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ा है, इधर अरब सागर है, दक्षिण में बहुत बड़ा हिंद महासागर है, और दुनिया भर का बहुत बड़ा व्यापार इस वाले हिस्से से होता है। चीन बहुत बड़ा व्यापार करता है और अन्य देश बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं इस वाले हिस्से से। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं और सब चीज़ लगा करके पैसा बहुत सारा कमा सकते हैं। जो भी यहाँ से नाव जा रही है, शिप जा रहे हैं, कार्गो जा रही है, तो यहाँ पर जो है टैक्स लगा करके उनसे पैसा हम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी व्यापार कर जिसको बोल लें। इस तरीके से अगर देखें तो इस समुद्र में बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि समुद्र से हम निकालते हैं। तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं इस वाले हिस्से में, इस पानी वाले हिस्से में। और 2020 में आईएएस की परीक्षा में पूछा भी गया था कि जो भारत का भविष्य है वो अब भूमि से हट करके धीरे धीरे जल की ओर आएगा, यानी भूमि से जल की ओर। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन भाव कुछ ऐसा था कि अब भूमि जो है इतने बड़े मानव को, इतने बड़े लोगों को, जो 140 करोड़ की आबादी है, उसको उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको उठाने में सक्षम अब नहीं रह गया है। अब जो है मानव को धीरे धीरे जल की ओर बढ़ना पड़ेगा, यानी जल हमारे भविष्य के एक बहुत बड़े एक स्रोत हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हम एक पुट दे सकते हैं कि हाँ, सच में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पर हैं। तो ये जो है एक शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। और इस शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी वो भारत कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी इसका अध्यक्षता करेंगे एक प्रकार से। और इसकी जो थीम है, थीम ध्यान रखना चाहिए, यानी कि विषय क्या है, किस लिए किया जा रहा है। तो एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल, एक्सप्लोरिंग मतलब फैलाना, बढ़ाना, द पोटेंशियल यानी क्षमता को बढ़ाना। कि कैसी क्षमता बढ़ाना, किस क्षेत्र में? बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। अपॉर्चुनिटीज यानी बहुत सारे अवसर निकालना इन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर, यानी भारत के जो समुद्री क्षेत्र हैं उसमें से बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकालना। एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत, और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, यह है इसका विषय। यानी एक बार फिर से समझ लें कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यापार के अवसर को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें से कुल समुद्री सीमा अगर देखें तो 7,517 किलोमीटर के लगभग है। यानी ये जो क्षेत्र है समुद्री वाला, यहाँ से यहाँ तक अगर नापेंगे तो आएगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है। लेकिन इधर बहुत सारे अपने मालदीव्स हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन सब का भी अगर सीमा हम देखें तटीय, इन सब का सीमा तट गिन लें, इसका सबका सीमा तट जो है उसको गिन लें कितना किलोमीटर है, सबको अगर मिला लेंगे तो 7,517 किलोमीटर जो है समुद्री सीमा भारत की बन जाएगी। तो एक बहुत बड़ा तट जो है, भारत का समुद्र तट बहुत बड़ा है वहाँ से, और इस वाले तट में बहुत सारा मत्स्यन
का भी उत्पादन होता है, फिशरीज की जाती है, यानी कि मछली पालन किया जाता है। तो अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? इस क्षेत्र में बहुत सारे जो है मछली पालन को विकास करके हम बढ़ा सकते हैं। और भारत का जितना जीडीपी होता है, कुल जीडीपी का 1% हिस्सा जो है, 1% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया, वो मछली वाले सेक्टर से मिलता है, मत्स्य क्षेत्र से। यानी भारत को जितनी आमदनी होती है उसका 1% हिस्सा मत्स्य पालन से होता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तटीय इलाके में रहती है आबादी। तो इन सब के विकास के लिए, ताकि ये जीडीपी के 2% तक हम ला सकें, तो इन सब के विकास के लिए हम काम कर सकते हैं, जो मत्स्य पालक हैं उनके लिए। इसके अलावा भारत का जो ये 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब क्या होता है? देखो, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो हर देश की जो समुद्र आसपास में है, तो ऐसा नहीं कि पूरे समुद्र में उसका अधिकार होगा। कहाँ तक भारत का अधिकार है? यहाँ से हम फीता लगाएंगे नापने वाला और 200 नॉटिकल मील तक जाएंगे। 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील, NM, यहाँ तक जाएंगे, तब जाकर के हमारा उतना क्षेत्र है, उसके आगे वाला क्षेत्र हमारा नहीं है। 200 नॉटिकल मील का मोटी मोटा मतलब 350 किलोमीटर से ज़्यादा, 360 किलोमीटर। एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि एक मील में 1.6 मीटर होता है, और एक समुद्री मील में, यानी एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। सॉरी, ये किलोमीटर है, किलोमीटर। तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर और 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर, यानी 1.25 किलोमीटर, और ये 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। ये अंतर ध्यान रखना। तो जब 200 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 किलोमीटर तक आ जाएगा। यानी भारत का जो यहाँ से देखेंगे तो 360 किलोमीटर तक जाएंगे, तो यहाँ तक भारत का अधिकार है समुद्र में। इस वाले क्षेत्र में भारत कर क्या सकता है, क्या क्या कर सकता है? एक, एक्सप्लोरेशन कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, यानी यहाँ से मछलियाँ पकड़ सकता है, और सी बेड माइनिंग, यानी कि समुद्री स्तर पे, समुद्र की सतह पर माइनिंग कर सकता है, यानी खनन कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, ऑयल ड्रिलिंग कर सकता है, यानी कि तेल की कुएं वहाँ पे बना सकता है, और बहुत सारे जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जहाँ जिससे पैसा भारत को मिल सकता है, वो सब करने का भारत को अधिकार है। मैरीटाइम इंडिया विज़न बनाया गया है 2030 तक का, एक मतलब एक दृष्टिकोण बनाया गया है कि भारत से मैरीटाइम से क्या क्या इन्वेस्टमेंट और क्या क्या लाभ, क्या क्या डेवलपमेंट, कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए जाने चाहिए। तो एक दस्तावेज है जिसका नाम है मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030। इसमें क्या क्या लक्ष्य रखेंगे? बहुत सारे लक्ष्य हैं, 300-400 लक्ष्य हैं। ये यहाँ पे लिखा 150 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इतने ज़्यादा काम वहाँ पर किए जाएंगे, जिसमें से कुछ काम यहाँ पर हैं कि इस समुद्री क्षेत्र में भारत जो है वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाएगा, यानी बंदरगाह बड़े बड़े बनवाएंगे, ताकि जो विश्व भर के जो कार्गो आते हैं, शिप्स आते हैं, उसको हम वहाँ पर रोक सकें, उनसे हम कुछ पैसे कमा सकें। जो शिप्स आते हैं, कभी कभी शिप ख़राब हो जाता है तो उसको हम रिपेयर कर सकें, उससे पैसे कमा सकें। कभी कभी शिप बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उसको तोड़वाया जाता है, स्क्रैपिंग बोलते हैं उसको, स्क्रैप कराया जाता है, यानी कि पुराने शिप को तोड़ करके उसको कहने कबाड़ी के तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, ताकि उसको रीयूज़ कर सकें। तो कबाड़ी वाले काम में भारत बहुत सारा काम कर सकता है। तो वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट पोर्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे स्मार्ट वॉल होता है, ऐसे स्मार्ट पोर्ट्स बनाए जाएंगे जिसमें डिजिटल, इंटरनेट, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। और इनलैंड वाटरवेज बनाए जाने का लक्ष्य है, यानी समुद्र, भारत के अंदर जो नदियां हैं उन सब से भी व्यापार हो सके। जैसे ये उत्तर भारत वाला इलाका है, ये गंगा बह रही है, तो गंगा यहाँ उत्तराखंड से निकल रही है और बांग्लादेश तक जा रही है। मान लो गंगा जा ही रही है ना बांग्लादेश तक। अब इधर के क्षेत्र से मान लो कुछ सामान भेजना है बांग्लादेश, तो इसी सड़क से क्यों जाएं?
इसी नदी से ही चले जाएं तो इनलैंड, भूमि के अंदर में जो वाटरवेज हैं, यानी कि जो जल के रास्ते हैं, उसके द्वारा व्यापार को बढ़ाया जा सके, इस पे काम किया जाना है इस मैरीटाइम इंडिया विजन के माध्यम से। और लॉजिस्टिक का कॉस्ट को घटाना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब कि जब ये सब व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सुगमता होगी, तो हमारा खर्चा कम आएगा। सड़क माध्यम से ज़्यादा खर्चा आता है और पानी के माध्यम से जाने से खर्चा कम आता है, तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं और बहुत सारे छोटे बंदरगाह हैं। तो छोटे बंदरगाह से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो 12 बड़े बंदरगाह हैं। उसके नाम जो है एक बार रिकॉल कर लें। एक है दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला में है, यानी गुजरात में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। मंगलुरु पोर्ट ये अपना कर्नाटक में है। कोचीन पोर्ट केरल में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, और कामराजर पोर्ट है। विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। इसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है न्हावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं। न्हावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम शायद बदल दिया गया होगा, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। एक मुरगांव पोर्ट है जो कि गोवा में है। एक चिदम्बरनार पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में है। तो ये बड़े 12 बंदरगाह हैं, जिसमें से 6 बंदरगाह जो हैं वो पूर्व वाले तट में हैं और 6 बंदरगाह पश्चिम वाले तट में हैं। इसका जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार के अधीन नहीं होता। ये 12 जो बंदरगाह हैं ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है। एक फैक्ट ये जान लें कि भारत का जितना व्यापार होता है उसका 95% जो मात्रा है, क्वांटिटी है, यानी वेट के मामले में 95% हिस्सा समुद्र के माध्यम से होता है। और मूल्य के हिसाब से देखिए, पैसा के हिसाब से, तो 65% मूल्य का व्यापार जो है समुद्र के माध्यम से होता है। तो इसकी बड़ी उपयोगिता है, बंदरगाह की उपयोगिता है इसमें। भारत की अगर वर्तमान क्षमता देखें बंदरगाहों की तो कितना है, तो 1500 मिलियन मीट्रिक टन भार वहन करने की क्षमता है। कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवसर होते हैं, हो सकते हैं जिससे भारत कमा सकता है पैसा? तो एक है जहाज़ बनाने का कारोबार हो सकता है, बहुत बड़ा बाज़ार है, $70 अरब का बाज़ार है पूरी दुनिया में। तो भारत जहाज़ बनाने के क्षेत्र में काम करे। जहाज़ को मरम्मत रिपेयर करने का काम होता है बहुत सारा। अभी विश्व में जितना मरम्मत वाला काम होता है उसका 1% हिस्सा ही खाली भारत कर पाता है। तो इसको बढ़ा करके भारत 10% तक पहुंच सकता है। खूब मरम्मत करें, ऐसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अब $12 अरब का व्यापार है इसका, तो भारत इसमें काम कर सकता है। जहाज़ों को तोड़ करके स्क्रैपिंग करके जो है उसका एक कारोबार होता है, तो इसमें भारत काम कर सकता है। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भारतीय बंदरगाहों से, जो भारत के बंदरगाह हैं उससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो कितनी मात्रा, जो तरल होता है यानी लिक्विड फॉर्म में, वो 37% का व्यापार होता है। यानी 100 चीज़ों का अगर व्यापार होता है तो 37% जो है वो तरल का व्यापार होता है। 22% कोयला का, 21% कंटेनर, 7% लौह अयस्क, 2.5% खाद का और 10% और चीज़ें सामग्री का व्यापार होता है भारत से। और भारत इन सभी अवसरों का लाभ कैसे उठा सकता है? तो जो ITIs बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे पॉलिटेक्निक हैं, उसमें प्रशिक्षण दिला करके, ट्रेनिंग दिला करके, अच्छे से पढ़ाई करा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे भारत में 2000 से ज़्यादा पॉलिटेक्निक संस्थानें हैं और 11,964 यानी करीब करीब 12,000 ITI, यानी 2000 पॉलिटेक्निक, 12,000 ITI भारत में है। तो इन संस्थानों को मजबूत करके हम जो है बहुत सारे इंजीनियर पैदा कर सकते हैं जो जा करके ये सब काम करें अपना, तो उनसे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थे जिसको हम मेंस की आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं।